अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वी आर बैक विद द सीएसएस पाक अफेयर्स सीरीज़। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो पोस्ट पार्टीशन का एरा है, पाकिस्तान बनने के बाद का एरा। हम पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिस्कस कर चुके हैं, लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो हमारी नीचे वाली सारी आउटलाइन है वो इस टॉपिक को ही एड्रेस करेगी। हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान देखा कि उसकी नीड क्या थी, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या कंसर्न्स हैं, इंटरनेशनल क्या कंसर्न्स हैं, कैसे सैंक्शंस लग रही हैं, और कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन कैसे वो हमारे लिए ज़रूरी है, और हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है। अब हम डिस्कस करेंगे रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमारे रीजन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है, जिसमें सार्क, ईसीओ और एससीओ आता है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ECO stands for Economic Cooperation Organization and SCO stands for Shanghai Cooperation Organization। तो बेसिकली आपने जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, ये मैंने क्रिमिनोलॉजी में भी आपको बताया था, आपने हमेशा उसकी वेबसाइट पे जाके उसका मैंडेट देखना है, उसको देखना है कि उसका क्या मोटो है, उसका सेक्रेटरी जनरल कहाँ कौन है, कहाँ उसका हेड क्वार्टर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने उसका, जब आप मैंडेट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की क्या इंगेजमेंट है, क्या कंट्रीब्यूशन है रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हम मेनली सार्क, ECO, SCO को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम आसियान को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो सार्क है, विच इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन कंट्रीज की एसोसिएशन है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। अगर हम इसको देखें, इनका बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सार्क, ECO, SCO है, इनको इसलिए FPSC ने कहा है कि आपने इकट्ठे पढ़ना है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कलेक्टिव एजेंडा है। ठीक है, इनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो है वो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेट करती है, इसलिए हमें इन तीनों का मैंडेट पता होना चाहिए। तो अगर हम सार्क की बात करें, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ये 1985 में बनी। ठीक है, ढाका में बनी। इसमें मेनली 7 कंट्रीज थे स्टार्ट में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव्स थे। उसके बाद इसको अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। जियाउर रहमान उस टाइम प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। उन्होंने बेसिकली ये आइडिया दिया था कि हमें रीजनल कोऑपरेशन की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनको फुल मेंबर का स्टेटस नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और ये कोलैबोरेट करती हैं। टोटल इसमें 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और साउथ कोरिया आते हैं। बेसिकली ये साउथ एशियन कंट्रीज ने इसको बनाया था, सार्क को, और इसके पीछे यही मकसद था कि एक कलेक्टिव रीजनल डिप्लोमेसी हो। एक रीजन की जो आवाज़ है ना, अगर अकेला पाकिस्तान, अकेला इंडिया, अकेला नेपाल, अकेला श्रीलंका यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई बात कहता है या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कुछ कहता है, तो वो एक कंट्री की बात सुनी जाती है। लेकिन अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहती है तो वो कलेक्टिव डिप्लोमेसी की बात होती है, और वो आवाज़ ज़्यादा फोर्सफुली सुनी जाती है। कलेक्टिव वॉइस इसका एक मकसद था। 1979 में आपको याद होगा कि ऑयल क्राइसिस आया था एशिया में, जिसने इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस स्टार्ट हो गया था साउथ एशिया में। इन तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनका हल देखने के लिए, उनसे जान छुड़ाने के लिए बेसिकली सार्क को बनाया गया था। इसी तरह 1979 में आपको पता है कि USSR ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। तो इसका एक मकसद ये भी था कि हम अपने रीजनल इंटरेस्ट, साउथ एशियन कंट्रीज क्या करें, अपने रीजनल इंटरेस्ट को यूनाइट करें, कि कल को किसी कंट्री को कोई कंट्री आके इन्वेड ना कर सके। इसके बेसिकली ये इसमें रोल्स थे। अगर हम देखेंगे सार्क के फंक्शंस क्या हैं, तो इनके फंक्शंस में पहला फंक्शन है कि इसने समिट होल्ड करने होते हैं एनुअल बेसिस पे। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते हैं, जो रीजनल इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, और हर साल इनका एक समिट होता है। तो बेसिकली अब तक 19 समिट्स हो चुके हैं। 1985 में ये बनी है और ये 2024 आ रहा है। तो बेसिकली समिट्स इसके बहुत कम हुए हैं, क्योंकि 1985 से भी अगर आप देख लें तो 15 साल वो और 24 साल ये एनुअल समिट्स थे, लेकिन समिट्स नहीं हुए, किसी ना किसी वजह से कोई मसला आ जाता है। 19 समिट जो था वो पाकिस्तान ने होस्ट करना था, लेकिन वो पाकिस्तान ने होस्ट किया ही नहीं, क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया उसमें शमूलियत से। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उड़ी अटैक्स का ये मतलब टाइम था, तब से ये नहीं हुआ। 2016 की बात है ये। इंडिया ने कहा कि जो उड़ी अटैक्स है वो पाकिस्तान ने किए हैं। दोनों कंट्रीज के तब से रिलेशंस काफी खराब हो गए और समिट ही नहीं हो सका। इसी तरह जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
वो इसका एक मकसद होता है कि हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर करें, ट्रेड को फ्री करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स करें, सोशल इंटीग्रेशन करें, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट पे काम करें और प्रमोट करें और मेंटेन करें रीजनल पीस को और डील करें जितने भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको। तो बेसिकली ये सारे फंक्शंस हैं सार्क के। अगर हम इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बेसिकली आपको बताता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे, उसका क्या फ्रेमवर्क है। तो इसके अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है। ये डील करता है सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस के साथ, बिजनेस एक्सचेंज के साथ, ट्रेड एक्सचेंज के साथ और इंडस्ट्रियल एक्सचेंज के साथ, और ये सोशियो इकोनॉमिक वर्क करता है। इसके बाद एक इसका आता है आर्बिट्रेशन काउंसिल। ये बेसिकली आर्बिट्रेशन का काम करता है, सॉल्व करता है जो भी कंट्रीज के दरमियान मसले होते हैं, लीगल काउंसिल प्रोवाइड करता है। इसके बाद थर्ड इसका जो चैम्बर है वो है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज एक्सेट्रा, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करता है। अगर हम सार्क की अचीवमेंट्स की बात करें, इसने आज तक क्या क्या अचीव किया है, तो इसका जो मेन अचीवमेंट है उसमें आती है साफ्टा, जो कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि 1995 में ये बनाई गई थी। इसकी ये आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच है और ये फैसिलिटेट करती है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रेड को आसान करने के लिए साफ्टा बनाई गई। इसके बाद सार्क फूड बैंक बनाया गया। ये जो भी फ्लड्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक आते हैं उनमें फूड बैंक के तौर पर काम करने के लिए था कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं तब ये खाना प्रोवाइड करेगा रीजनल के लोगों को। फिर सार्क डेवलपमेंट फंड बनाया गया जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था कि फाइनेंशियल सेक्टर्स को हेल्प करें। फिर इसमें साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन की एक्सेस लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई। तो बेसिकली ये अचीवमेंट्स हैं सार्क की, जिसमें साफ्टा है, सार्क फूड बैंक है, सार्क डेवलपमेंट फंड है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। अगर हम देखें कि सार्क क्यों फेल है, सार्क का आजकल नाम क्यों नहीं सुनाई देता, तो बेसिकली ये फेल ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से है क्योंकि इसकी जो सक्सेस है ना वो आपने यहाँ से जज करनी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक मैंडेट होता है। अब सार्क का मैंडेट था कि उसने रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, फ्री ट्रेड को बढ़ाना है, ह्यूमन टू ह्यूमन कोऑपरेशन को बढ़ाना है, लेकिन क्या उसने ये बढ़ाया? नहीं। फ्रोजन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान इंडिया का, कश्मीर का, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका एक चैम्बर है जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल है, लेकिन उसने क्या आर्बिट्रेशन कराई? नई आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकी। अभी तक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, और इतना डिस्प्यूट है कि अभी तक 19th समिट पे बात खत्म हुई है। इंडिया ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा और उसके बाद सार्क का कोई समिट ही नहीं हुआ। फिर इसका मैंडेट है टेररिज्म से डील करना, लेकिन क्या इसने डील किया? नहीं। उरी अटैक के बाद क्या हो गया कि दोबारा से कोई समिट ही नहीं हुआ और अटैक्स भी हो रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, ठीक है, रीजनल पीस पे बात हो रही है, बालाकोट इंसिडेंट हुआ। फिर इंडिया की जो हेजेमनी है साउथ एशिया में, ठीक है, इंडिया ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं बात मानता सार्क की। तो इस तरह की हेजेमनी अगर किसी कंट्री की हो तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी? साउथ एशिया में इतना बड़ा वाटर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान इंडिया का वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, वो आज तक रिजॉल्व नहीं हो सका। साउथ एशिया आपको पता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर जितनी भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे काम करती है। इस तरह वाटर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है। इंडिया की तरफ से पानी आना होता है तो वो पानी बंद कर देते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का आपको पता है, जितना भी मसला है वो आप पढ़ें उसको। इंडिया के जो डैम्स का मसला है, फिर गंगस वाटर डिस्प्यूट है जो इंडिया और नेपाल का है, इसमें भी वाटर रिजर्वेशन की डिस्प्यूट है, तो ये सार्क नहीं रिजॉल्व कर सका। फिर लैक है पीपल टू पीपल कांटेक्ट का, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान में आपको पता है वीजा नहीं लगता इंडिया जाने के लिए, सेम गोज फॉर इंडिया। फिर साउथ एशिया की जितनी भी पैथेटिक कंडीशन, उससे पता चलता है कि सार्क फेल हो चुकी है, ठीक है। तो अगर हाँ आपने सार्क को रिकमेंडेशन देनी हो फ्यूचर के लिए तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो भी इंडिया का रोल है, इंडिया को इसमें रीजनल प्लेयर के तौर पर रोल प्ले करना चाहिए, नॉट काइंड ऑफ अ हेजेमोनिक प्लेयर के तौर पे। और जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके लिए कंसिलेशन ग्रुप्स बनाने चाहिए, ताकि जितने भी अब जैसे उरी अटैक या इस तरह के मामलात के बाद जो पॉलिटिकल एक आप कह सकते हैं कि स्टंटेड पॉलिटिक्स है उसको चलाया जा सके। मजीद जो समिट है 19 समिट होना चाहिए ताकि आगे समिट्स हों, अभी तक भी इसका कोई समिट नहीं हो सका। तो ये बेसिकली इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। आप रिकमेंडेशन दें, इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात करें और ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच की बात करें। तो इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि बेसिकली सार्क कहाँ 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 सक्सेसफुल है वो भी मैंने आपको चारों डोमेन्स बता दिया, जिसमें साफ्ट है, फूड बैंक है और इसी तरह यूनिवर्सिटी है,
और जहाँ जहाँ पे ये फेल है वो भी हमने बता दिया। और बेसिकली आपने जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जज करना होगा तो आप उसके मैंडेट से जज करेंगे। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन में और एमसीक्यूज के लिए या कहीं भी लिखने के लिए आपको इसकी सेक्रेटरी जनरल थी, साला वारी कौन है, मार्च 2022 में बनी थी ये। मेंबर कंट्रीज का भी आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके की इनिशिएटिव्स की बात करें तो ये आपको पता है कि हमने एग्रीकल्चर ट्रेड ये सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, चैलेंजेस भी डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो सार का बताया, तो बेसिकली ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक पूरा एक टेम्पलेट है आपके पास कि आपने हर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्रिपेयर करना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके है आउटलाइन में मेंशन है या करंट अफेयर्स के लिए आपको चाहिए या यूनाइटेड नेशन या कोई भी है क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है, आपने उसकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपने सबसे पहले उसका मैंडेट उठाना है। उसका मैंडेट उठा के आपने उसके 4-5 उस मैंडेट के मतलब डेफिनेशन है ना कि इट एम्स टू सर्व या ब्रिंग पीस या रिस्टोर डेमोक्रेसी वट एवर, आपने वो सारे पॉइंट्स बना लेने। फिर आपने उसका देखना है एप्लीकेशन के क्या क्या ये कर रही है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है और फिर बताना है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी सक्सेसफुल है। जैसा कि हमने सार्क का किया, हमने सार्क का मैंडेट उठाया और हमने उसके हर पॉइंट को डिस्कस किया कि क्या जो वो कहता है कि उसकी जो टैग लाइन है क्या वो कितना वो उस पर पूरा उतर रहा है। सो बेसिकली यही एक पूरा पर्पस है आपको समझाने का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।